अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का बहुत ज़्यादा चर्चा है। हाल ही में हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की उस वक्त के द देन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब परवेज रशीद साहब जो कि नून लीग के दौरे हुकूमत में वजीर इत्तलात थे, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए मरियम साहिबा ने एक निजी टेलीविजन प्रोग्राम की जो अरेंजमेंट थी कि उसमें कौन कौन साहब बैठते हैं, किसको होना चाहिए, किसको कम दिन ज्यादा दिन मिलने चाहिए, उस हवाले से ये दोनों बातचीत करते हुए सुनाई दिए। और फिर उसकी तस्दीक कल मरियम नवाज साहिबा ने कर भी दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाकायदा इस बात का शिकवा किया कि किसने ये हक किसी को भी दिया कि वो मेरी इस तरह से ऑडियो लीक सामने लेकर आए, और मेरी माफी मांगने से पहले उसको माफी मांगनी चाहिए जिसने ये ऑडियो लीक की। ये बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। सो आज जरा इस हवाले से बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी कि उन्होंने की थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर जो नून लीग के सीनियर रहनुमा थे वो बहुत ही बेचारे खिंचे खिंचे से, खामोश परेशान से दिखाई दिए, जिसमें सिर्फ एक मरियम नवाज साहिबा गरज बरस रही थी और बड़े फाल तरीके से, बड़े इफेक्टिव अंदाज में उन्होंने जज मरहूम अरशद मलिक साहब का जिक्र किया था कि कैसे उनकी भी और उनके अलावा भी कई और वीडियोस का भी उन्होंने तज़किरा किया कि मुझे छेड़ा ना जाए। सफदर साहब भी कहते हैं कि एक ज़ख़ीरा मौजूद है वीडियोस का। सो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या पैमाना एक नहीं होना चाहिए कि एक तरफ इन ऑडियोज और वीडियोस का जब तक आपके नैरेटिव को और आपकी जो भी पॉलिटिकल मकासद हैं उनको सूट कर रहा है तब वो ठीक है, जब आपकी ऑडियो लीक हो जाए तो उस पर आप कहते हैं कि जिसने ये ऑडियो लीक की है उसको माफी मांगनी चाहिए। और कुछ थोड़ा सा टोकरियों का भी जिक्र करेंगे, बड़ी मशहूर हो गई बास्केट्स, उनका भी जिक्र करेंगे कि सहाफती मैदान में क्या किसी भी सहाफी को ये जायज़ है कि वो हुकूमत वक्त से किसी किस्म की भी ऐसी फेवर्स ले जिसके बदले में फिर हुकूमत भी उनसे एक्सपेक्ट करे कि वो उनकी गलत कामों की निशानदेही नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी सहाफी हो और चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक साहब, स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और लंदन से हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अतहर काज़मी साहब, पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस सारे एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं? मरियम नवाज साहिबा की इस बात में तो बहुत वजन दिखाई देता है कि ये गैर अखलाकी बात है यूं ऑडियो लीक्स करना। सो आपको क्या लगता है कि ये दोनों तरफ एप्लीकेबल होना चाहिए रूल, या फिर सिलेक्टिव ही होना चाहिए इस हवाले से बंदे को? बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा कि मरियम नवाज ने पहले कहा था चंद महीने पहले अपनी मशहूर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास ज़ख़ीरा है और भी बहुत हमारे पास वीडियोस हैं और मुनासिब वक्त पे वो बाहर लेके आएंगे उनको। और कैप्टन सफ्दर साहब ने चंद हफ्ते पहले क्या कहा था कि हम पे ऐसी वीडियोस लाएंगे जो कि सिनेमा स्कोप के यानी कि फुल स्क्रीन वाली वीडियोस होंगी। और आपने देखा कि कुछ जुबैर साहब के बारे में भी कोई वीडियोस लीक की गई, अरशद मलिक साहब के बारे में वीडियोस लीक कर गई। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये ऑडियोज और वीडियोस को फैब्रिकेट करना पहली बात, और उनको पब्लिक करना, लीक आउट करना डिलिबरेटली, ये जो रवायत आई है पाकिस्तान की सियासत में, इसका क्रेडिट बिल्कुल शरीफ फैमिली का लेड PMLN को जाता है। और ये उनका मीडिया सेल है जो उनके पास इतने एक्सपर्ट बैठे हैं जो ये तमाम करते हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो वो भी फैब्रिकेटेड निकली एंड में। तो लिहाजा माफी तो इनको मांगनी चाहिए कि इन्होंने आके पाकिस्तान की सियासत की फजा को इन घटिया थर्ड रेट वीडियो से, ऑडियो से पोल्यूट किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो लीक आउट भी होती है ये इनके अंदर के लोग करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इनके अंदर जो सेकंड थर्ड टियर की लीडरशिप है जो कि इन्वॉल्व इन चीजों में, और जिनके पास एक्सेस है, उनको मालूम है कि ये चीजें बनी है, वो अपने ही लीडर को, अपने ही पार्टी मेंबर को देखते हैं कि जब वो जरा हद से बढ़ रहा है तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसकी ऑडियो वीडियो लीक आउट कर देते हैं। सही ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अकबर एस बाबर साहब। अकबर एस बाबर साहब, स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है जो अब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई है,
اس پر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم ونڈیکیٹ ہو گئے, ہم تو حق سچ پر ثابت ہو گئے کہ ہم سچ بولتے تھے, اور اکبر ایس بابر صاحب ہم پر جو الزامات عائد کر رہے ہیں پچھلے 7 سال سے وہ سراسر بے بنیاد نکلے. اور اسکروٹنی کمیٹی کی اس رپورٹ میں خود بھی لکھ دیا گیا کہ آپ ان کو وہ ثبوت نہیں دے سکے, وہ ایویڈنسز نہیں دے سکے جو پی ٹی آئی کو بددیانت ثابت کر سکتی, اور نہ ہی جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں ایک پیسے کی بھی پی ٹی آئی پر فورن فنڈنگ آپ ثابت نہیں کر سکے. تو اس کو آپ اپنی فتح کس طرح سے کہتے ہیں, اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا. اور تھوڑا سا یہ بھی کہ اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ذاتی رنجش نہیں, جس طرح آپ سے پہلے بھی بات ہوئی اور آپ نے کہا کہ میرا کوئی ذاتی گلہ نہیں, جس طرح پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کہتے ہیں, سو اگر پی ٹی آئی اتنی ہی بری جماعت ہے اور اتنے ہی اس میں فلاز ہیں جو یقیناً ہر پولیٹیکل پارٹی کے فلاز کو درست کیے جانے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب کا احتساب ہو, تو آپ ایسی جماعت جس میں اتنے سارے فلاز ہیں, آپ کیوں خود سے اس کو ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں اسی سے منسلک ہوں اور میں اسی کا حصہ ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ, یو نیم اٹ, جو بھی اس قسم کے سارے سلسلے ہیں, اس حوالے سے کبھی آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ جو بتایا جاتا ہے کہ نون لیگ کے 45 کروڑ روپے کی ایسی فنڈنگ ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں, پیپلز پارٹی کی 35 کروڑ روپے کی فنڈنگ بتائی جاتی ہے, اور اسی طرح غالباً نون لیگ کے 9 اور پیپلز پارٹی کے 11 اکاؤنٹس ایسے بتائے جاتے ہیں جن پر کوئی سوال جواب نہیں. سو اگر آپ فیئر ہیں اور بالکل اپنے اس ساری تگ و دو میں نیوٹرل ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک سا احتساب ہونا چاہیے, تو صرف پی ٹی آئی ہی کیوں؟ جی میں جب 1996 میں یہ پارٹی بنی جی تو اسی وقت میں, اسی لیے بانی رکن بھی کہتے ہیں کہ جب یہ پارٹی بنی تو اس وقت اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے ایک کزن تھے, تو جب یہ پارٹی بن رہی تھی تو میری انہوں نے ملاقات کروائی, پھر یہ میرے گھر تشریف لائے یہاں اسلام آباد میں. صحیح. اور پھر جب یہ ہمارے سارے سلسلے جب چل پڑے تو پھر میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوں بلوچستان کا, کیونکہ میرے فیملی ساری بلوچستان سے تھی, تعلق ان کا کوئٹہ, جوب اور پشین میں نا. صحیح. تو جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بنے پی ٹی آئی بلوچستان کے, تو پھر وہ ایز فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ میں نے 1997 کا الیکشن بھی لڑا کوئٹہ چاغی میں, اور اس کے بعد پھر کیونکہ میرا بیس اسلام آباد میں تھا, بین الاقوامی تنظیموں میں نے کام کیا تھا, تو اس کے بعد جب یہ الیکشن گزر گیا, جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, تو جب مشرف کا کو آیا تو اس وقت پھر ہمارے جو اس وقت کے سیکرٹری اطلاعات تھے وہ عبدالستار تھے, تو وہ فورن منسٹر بن گئے, اور پھر عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بن گئے. تو پھر میں 7 سال مرکزی سیکرٹری, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھا. صحیح. اس کے بعد پھر میں وائس پریزیڈنٹ, سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میڈیا اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ وہ تھا. بالکل صحیح. جب تک میرے اختلافات ہوئے 2011. بالکل ٹھیک. اچھا اکبر ایس بابر صاحب, آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہی اہم پاکستان تحریک انصاف کے عہدے رہے. آپ کا سب سے بڑی وجہ اختلاف کیا بنی؟ جی دیکھیے, اب یہ باتیں جو ہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. میرا کسی قسم کا کوئی ذاتی کوئی اختلاف یا کسی قسم کا عہدے پہ کوئی اختلاف, کیونکہ یہ تو اپنے گھر کی بنائی ہوئی پارٹی تھی. ہم نے 15-16 سال اس کے لیے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں, تو وہ ایشو نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں, لوگ بہت سارے ہر چیز پہ کسی نہ کسی کو, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ 2011 میں نہ یہ پارٹی پاور میں تھی, نہ الیکشن قریب تھے, نہ ٹکٹ کا مسئلہ تھا, نہ کوئی عہدے کا مسئلہ تھا. اب یہ جو آج میں نے عمران خان کا جو آخری میسج میں نے آج پوسٹ کیا, میں نہیں کرتا ہوں یہ چیزیں, لیکن کل کے کسی پروگرام میں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر نے بڑی میرے خلاف غلیظ زبان استعمال کی. ٹھیک ہے, وہ اپنے معیار کے مطابق کرے, اپنی وکٹ پہ کھیلے, میں اس لیول پہ نہیں جاؤں گا. لیکن مجھے پھر مجبوراً عمران خان کا لاسٹ ٹیکسٹ میسج مجھے ٹویٹ اور وہ آج سوشل میڈیا پہ چلانا پڑا, جس میں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ I pandered you, I forced you to take responsibilities,
and you were literally the number 2 in the party, quote unquote. ये BlackBerry का उनका मैसेज है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। बिल्कुल सही। तो मेरे पास आप ये नंबर 2 थे। आपका मैं सवाल का जवाब दे दूं। तो इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब 2010-11 में पीटीआई और इमरान खान साहब बाहर मुल्कों में जाके ना फंड रेजिंग करते थे कि $10 पर मेंबर, और हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोले कनाडा, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में। तो पैसा आना शुरू हो गया और पब्लिक में ट्रैक्शन बढ़ गई, लोग तब्दीली की तरफ आने लग गए और फंड्स आने लग गए। तो उस वक्त मेरे सामने इस तमाम हकायक उस वक्त आए। मसलन पीटीआई के मुलाजमीन मेरे घर पे आए, 4 जिनका भी बार बार जिक्र होता है, उनका रिकॉर्ड है। वो मुझे कहते हैं जी हमारे जाती अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आता है, हमें नहीं पता कहाँ से आता है, फिर हमसे ये लीडरशिप चेक साइन करके वो कैश करके ले जाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे सामने जो अमेरिका में ही आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफा कह रहा हूँ, मैंने बताया नहीं है, जो अमेरिका में जो कंपनियां रजिस्टर हुई थी जो कि गैर कानूनी काम है। याद रखिए कि पाकिस्तान का कानून सिर्फ एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी को इजाजत देता है कि वो किसी पार्टी की फंडिंग करे, चाहे वो गैर मुल्क में हो या यहाँ पे भी हो, ड्यूल सिटीजन भी हो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक कंपनी जो गैर मुल्की है वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को अगर फंड करती तो बहुत उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मुझे पता चला कि 2 कंपनियां वहां रजिस्टर हुई हैं, खान साहब ने अपने दस्तखतों से रजिस्टर किए हैं और वहां उनका बोर्ड उन्होंने खुद अपॉइंट किया। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं कंपनी के की ऑफिशियल्स ने दी, उन्होंने मुझसे खुद राब्ता किया, मुझे सारी डिटेल्स उन्होंने खुद प्रोवाइड की कि ये हो रहा है। तो जब ये मामला फिर मेरे इनसे, और फिर रियल एस्टेट का कुछ इश्यूज थे कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट में काम हो रहा था और सारे पार्ट। अच्छा, ये तो मैं अकबर बाबर साहब, चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। यहाँ पर 1-2 सवालात मैं आपसे करना चाहूंगी। आपके पास जाहिर है बहुत ही अहम ओहदा था पार्टी का, और जो आपके नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि 2011 में जब आप नाराज हुए और ये सारी लड़ाई हुई, तो वो कहते हैं कि 2011 से पहले तक तो पीटीआई को टांगा पार्टी कहा जाता था, कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। आपके नाक़दीन का ये कहना है कि उस वक्त चूंकि पावर की सही जंग शुरू हो गई कि कौन आगे निकलेगा, तो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इससे बेहतर अब ओहदा दिया जाएगा, आपके प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होंगे, लेकिन कुछ और लोगों ने, पावरफुल लोगों ने एंटर होना शुरू कर दिया 2011-12 में पार्टी में, जिससे आपके इख्तलाफात बढ़ते चले गए। और उसके बाद वो कहते हैं कि आज ये जो कल हमने इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट भी स्क्रूटनी कमेटी ने जमा करवा दी है, उसमें फवाद चौधरी साहब और फरूख हबीब ने बड़ा तफसीली वो बताया भी है कि हम तो जीत गए हैं। वो कहते हैं कि ये सारा जो शोर मचाते थे कि फॉरेन फंडिंग, इनका तो ये कहना था कि पता नहीं, जैसे हम भी वही कर रहे हैं जो फजलुर रहमान साहब पे इल्जाम लगता है, नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगता है कि बाहर के कुछ खास एजेंसीज इनको सपोर्ट करती रही हैं और कर भी रही हैं मुबैना तौर पर। तो कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्रिएट करने में आप लोग नाकाम हो गए, और आप लोगों से मुराद वो नून लीग को और आपको सेम पेज पे रख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद को अभी भी एक फाल रुकन कहते हैं, मेंबर कहते हैं, तो आपकी अपनी ही पार्टी के लोग ये क्यों समझते हैं कि आप नून लीग की तरफ से खेल रहे हैं? वो कहते हैं ये तो नून लीग ने इजी लोड करवाया हुआ है इनको। अकबर बाबर साहब को योर टेक। अब आपकी मुकम्मल होगी बात? जी जी। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ये लोग ये जो जवाब देते हैं और ये जो बातें करते हैं, देखिए ये वो लोग हैं जब इनको हथकड़ी और ये जब ये केस अपने मंच की अगर जा रहे होंगे तो ये कह रहे होंगे हम सुरखरू हो गए हैं। तो अगर आप अगर ये सुरखरू होते तो जिस दिन यानी परसों जब हेयरिंग हुई तो सुबह इनके वकील ने हत्तर वसा कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन को वो कन्विंस कर सके कि इस रिपोर्ट को सीक्रेट रखा जाए। तो अगर ये रिपोर्ट जो है इनके हक में होती है और ये सुरखरू होते तो फिर ये उस रिपोर्ट को सीक्रेट रखने की क्यों कोशिश की? फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर कर दी कि जी बाकी तमाम सियासी जमातों की जो केसेस चल रहे हैं उसको भी इसके साथ क्लब किया जाए और ये अकेले में ना सुना जाए। भाई अगर आपको कोई चीज छुपाने के लिए तो आप, और ये जाहिर है देखिए सब पार्टियों को होना चाहिए लेकिन हर पार्टी का अपना अलग केस है। फॉर एग्जाम्पल ये इसी तरह जिस तरह
10 कत्ल होते हैं तो एक पकड़ा जाता है, वो कहता है जब तक बाकी 9 कत्ल के मुजरिम भी नहीं पकड़े जाएंगे तो आप मुझ पे केस नहीं चला सकते। लेकिन फरूख हबीब तो कहते हैं कि 40,000 डोनर्स की हमने तफसील दे दी है, नून लीग तो अभी तक कोई भी नहीं दे सकी, उनके 45 करोड़ का पता नहीं चल रहा, पीपल्स पार्टी के 35 करोड़ का। मुझे जरा फैक्ट्स पे बात करने दीजिए फिर। जी जरूर, नहीं मैं भी आपसे फैक्ट्स पर ये काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपकी नजर में क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी उसी तरह से एहतसाब नहीं होना चाहिए जैसे पीटीआई का होना चाहिए? देखिए, अगर आपको कोई ग्रज नहीं है, मैं तो नहीं, आप सुनिए ना, आप ग्रज की बात फिर कर रही हैं। मैंने आपको बताया कि आज सुबह आपने ओहदे की बात की कि शायद इसको ओहदा नहीं मिला, इसकी वजह से आपके नाक़िदीन का ये कहना है। आप सुनिए तो सही ना मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब भी प्लीज सुनिए। जी बिल्कुल। जब इमरान खान ने मुझे लिख के अगस्त 2011 में जब मेरे इख्तलाफात पीक कर रहे थे, मैंने आपको पढ़ के सुनाया कोट अनकोट, मुझे कोर्ट में ले जाएं, ब्लैकबेरी की उनकी टेक्स्ट है जो मैंने आज अपनी ट्वीट और फेसबुक पे लगाई है, मजबूर होके ये आप जैसे जब सवालात उठ रहे थे, उसमें वो क्या कहते हैं, I forced you to take responsibilities. I pandered you. You were number 2 in the party. You had an exceptional political. जब इमरान खान खुद कह रहा है कि मैं पार्टी में नंबर 2 हूं, तो मुझे फिर किस ओहदे की और जरूरत है? मैं किस ओहदे के लिए लड़ रहा हूँ? बिल्कुल सही, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी उसी तरह से एहतसाब नहीं होना चाहिए जैसे पीटीआई का होना चाहिए? बीबी मुझे मुकम्मल तो करने देना जी। बिल्कुल, देखिए मेरा इस केस का मकसद ये है कि सियासी जमातों को कानून के नीचे लाएं, अपने से आप शुरू करते हैं। अगर मैं खुद चोर हूं तो मोहल्ले में जाके कहूंगा कि चोरी के खिलाफ हमें जिहाद करना चाहिए, तो क्या मेरी बात में वजन होता है? आपने सबसे पहले अपने से शुरू, आपने रोल मॉडल अगर बनना है तो वो असूल अपने ऊपर लागू करने। तो यही तो बात है ना, फरूख हबीब और फवाद चौधरी तो कहते हैं कि हमारे 40,000 डोनर्स की तफसील आ गई है, वो कहते हैं आप मीडिया को और अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, इसका क्या जवाब? मैं आता हूँ ना, मैं उस पर भी आता हूँ। मैं तो मिसगाइड कर रहा होता तो स्क्रूटनी कमेटी की ये रिपोर्ट आती कि फॉरेनर्स ने फंड किया है, फॉरेन कंपनीज ने फंड किया है। सिर्फ एक कंपनी जो है दुबई बेस्ड वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, जिसके बारे में जो साइमन क्लार्क वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर हैं, जो अबराज पे उन्होंने किताब लिखी, वो कहते हैं इसका एक्चुअल इस कंपनी का जो मालिक है वो आरिफ नकवी है। एक कंपनी, फॉरेन कंपनी 2.1 मिलियन, अब इसमें एफबीआई भी इन्वॉल्व हो जाएगी। आपको पता है कि ये फॉरेन फंडिंग। अच्छा, जहां तक 40,000 डोनर्स की बात है, आपने वो लिस्ट देखी है? मैंने देखी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में, मैंने इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट में इन राइटिंग कहा है कि ये फेक है। क्यों फेक है? नाम लिखे हुए हैं, ना उनके कोई रेफरेंस है, ना शनाख्ती कार्ड नंबर है, ना एड्रेसेस हैं। आप मुझे आज बिठा दे, मैं सुबह आपको 50,000 की लिस्ट दे दूंगा। उस लिस्ट की कोई तस्दीक, जो एक्चुअल लिस्ट है जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे है, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जो अभी इस कमेटी की है, इसमें वो तमाम नाम लिखे हुए हैं, फॉरेनर्स के नाम लिखे हैं, फॉरेन कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, इसमें बाकायदा। तो देखिए, आपको चाहिए कि जब आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि हमने अवाम को स्क्रूटनी कमेटी, देखिए अकबर एस बाबर साहब, स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो एक बेसिक एतराज सामने आ रहा है वो तो यही है ना कि उन लोगों की तफसील मालूम करना चाह रहे हैं कि जिसने कोई कनाडा से किया, बाहर से किया, किसी यूरोपियन मुल्क से किया। तो वो अब बैंक्स देखे ना, मियां साहब का क्या सारा मसला पड़ा हुआ है। ये जो ये स्विस, एक सवाल मुकम्मल लेने दीजिएगा, ये स्विस बैंक अकाउंट्स का जो जरदारी साहब वाला भी मामला था, तो आपकी अपनी ही जमात पीटीआई जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, वो कहती है कि हम तो इसी बात पर सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि जिन लोगों ने करप्शन की उनका सुराग लगाने में हमारा सर चकरा कर रह गया है और कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बैंक हमारे साथ ताउन करके नहीं देते कि हम किस तरह से उनको पकड़ें। व्हाइट कॉलर क्राइम बड़ा मुश्किल होता है पकड़ना। लेकिन अभी ये जो 40,000 डोनर्स की आप बात कर रहे हैं, अब बकौल आपके ये चीज डाउटफुल है आपकी नजर में, आपको लगता है कि शायद ही कोई फर्जी नाम होंगे, ये तो इस रिपोर्ट को अभी इलेक्शन कमीशन इसकी तफ्तीश करेगा। फवाद चौधरी साहब ने एक और बात की है जिसका मैं चाहूंगी कि आखिर में जरा आप तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। उनका कहना है कि सिर्फ ये 1 अरब 68 करोड़ की जो टोटल ये रकम थी, जिसमें से 31 करोड़ सिर्फ हैं क्वेश्चनेबल, और वो भी इसलिए कि 16 करोड़ और 15 करोड़ की जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पेमेंट हुई थी वो डबल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। आप क्या इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता जी? 2 बातें हैं। अल कपोन दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर था तारीख में, ठीक है? अगर अल कपोन को उन्होंने किस पे पकड़ा था? जब उनकी बैंक स्टेटमेंट निकली टैक्स इवेजन पे।
ठीक है। अब अगर अल कैपोन खड़ा होकर कहे कि माशरे में टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए, तो क्या मैं भरोसा करूंगा उस पर? क्या मैं मानूंगा उसे? बिल्कुल सही। तो अच्छा, दूसरी बात, 31 करोड़ का जो जिक्र है ये इशू ही नहीं है, ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि आपने अंडर रिपोर्ट किया या वो किया। हमारा तो मुद्दा ये नहीं है। अब मेरा जवाब सुनिए, नहीं अब मेरा जवाब सुनिए। 31 करोड़ केस क्या है? केस ये है कि 10 अरब 20 अरब 100 अरब जितनी भी फंडिंग हुई है उसमें कुछ खुफिया है, कुछ 53 अकाउंट छुपाए गए। केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग का। केस ये नहीं है कि अंडर रिपोर्टिंग, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में अलग क्रिमिनल। सफा नंबर 84 में जी 26 अकाउंट्स का जिक्र है। सफा नंबर 84 में 26 अकाउंट्स का जिक्र है, जिनमें से 8 इनएक्टिव हैं। आप सफा नंबर 92 निकालिए, उसमें वो कहते हैं 12 इन्होंने अकाउंट जाहिर किए, और जबकि 65 अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक के जरिए निकले हैं। 92 वो भी वही रिपोर्ट है ना, तो वो तो रिपोर्ट को पेश करने का अंदाज है। तो 53 अकाउंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। अब मेरी बात मुकम्मल साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, आप मुकम्मल कर लीजिए। मुझे बार-बार वो ब्रेक का शोर। देखिए, वरना कोई फायदा नहीं है। मेरी और आपकी ये बहस नहीं है। आपने सवाल किया, मुझे जवाब का मौका नहीं दे रही। नहीं, आप ही का तो जवाब सुने हैं, मैंने तो बहुत तफसीली जवाब आपके सुने हैं। आप सुनिए बीबी, आप सुनिए। देखिए, ये इशू अंडर रिपोर्टिंग का नहीं है, वो एक अलग क्रिमिनल उसमें आता है। वो ये दिखाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, वो मेरी बहस नहीं है। मेरी बहस ये है कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई। लेकिन क्या ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा अकबर एस बाबर साहब? क्या इस बात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना? ये तासुर क्यों दिया जाता है कि आपका और नून लीग का गठजोड़ है? आप तो पीटीआई के बड़े फाल रुकन हैं। अब आप देखें ना, अब आप फिर किसी और तरफ चलेगी। मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। चले पहले उसका जवाब दे देना। आप सुने बीबी, आप जरा सुने। आपकी जमात ये क्यों कहती है कि आप मैं जवाब नून लीग के पार्टनर हैं? बीबी आप मुझे मौका तो देना जवाब। जी। अच्छा, ये लोग ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि मैंने केस किया 2014 में, पनामा स्कैंडल आया 2016 में, ठीक है ना। उस वक्त ये कहते थे कि ये पनामा की वजह से केस किया, हालांकि मैंने 2 साल पहले किया था। अब सुनिए, जब मैंने ये केस किया और उसके बाद बहुत अरसे जब पेशरफ हुई, तो मैंने 2 खत लिखे चौधरी निसार को। वो इंटीरियर मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग नवाज के। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें मैंने कहा FIA को हुक्म दे कि इनके तमाम बैंक अकाउंट्स की तहकीकात कीजिए। उन्होंने मुझे जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद मैंने एक खत लिखा जब नई हुकूमत आई अब्बासी साहब की, मैंने एहसन इकबाल को लिखा, इंटीरियर मिनिस्टर को। मैंने कहा मैंने 2 खत लिखे हैं, आप FIA को डायरेक्ट करें टू इन्वेस्टिगेट दीज अकाउंट्स। बिल्कुल, उन्होंने मुझे जवाब तक नहीं दिया। तो अगर वो मेरे साथ मिले, यहाँ पर हमारे इस सेगमेंट का अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया। अकबर एस बाबर साहब, मेरा फिर वही एक सवाल रह गया। चलें फिर किसी दिन आपसे पूछेंगे तफसील से कि इसमें कोई शक नहीं कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। और अभी जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जो अभी तो खैर कुछ उसका एक्सर्प्ट लीक हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बुनियादी तौर पर वो जमा करवा दी गई है, जिस पर आगे अब इलेक्शन कमीशन गौर ख्वाज करके अब बताएगा कि उसमें क्या कोई नकाइस हैं या फिर वो बिल्कुल परफेक्ट है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सियासी जमात का ही ऑडिट होना चाहिए या सबका होना चाहिए? क्योंकि उसूल तो फिर सबके लिए एक से ही होने चाहिए, और सबको एक ही छड़ी से जब तक नहीं हाँका जाएगा तब तक अमीर गरीब के लिए, ताकतवर कमजोर के लिए इस मुल्क में एक सा कानून नहीं राइज होगा, और तब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकेगा। यहां पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू सुनी, हमने बात की पीटीआई के डिस्ग्रंटल्ड मेंबर अकबर एस बाबर साहब से, जिन्होंने पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की अब रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि 1 अरब 68 करोड़ में से सिर्फ 31 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि क्वेश्चनेबल बताए जा रहे हैं, जिसके हवाले से फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि ये डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो गई है, इसमें एक पैसे की भी गड़बड़ नहीं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला करना है, जिसके पास ये स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई है। हमारे दोनों मौजूद मेहमानों ने ये तुंदो तेज बहस सुनी, जो मैंने क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस का सिलसिला चला अकबर एस बाबर साहब के साथ। अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? आपको क्या लगता है कि ये क्या सारा सीन है और कौन किस हद तक दुरुस्त बात कर रहा है?
دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ تو آپ الیکشن کمیشن ہی اس کے حوالے سے جب رپورٹ کو دیکھے گا اور اس کے بعد وہ تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا تو اسی وقت ہم کہہ سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اکبر ایس بابر صاحب کا، ایک بات ان کی مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. جس طرح میاں صاحب جو ہے نا دل میں ابھی بھی پاکستان کا وزیر اعظم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اور مجھے یاد ہے کہ جب ماضی میں رفیق تارڑ صاحب کو فارغ کیا گیا اور بہت عرصے کے بعد جب پرویز مشرف صاحب کو اتارنے کی باتیں ہوئی تو رفیق تارڑ صاحب کہتے تھے کہ میں ابھی بھی آئینی صدر ہوں. تو یہ بھی ابھی بھی پی ٹی آئی کے سب سے اہم ممبر ہیں. اور مطلب ایک جماعت جو اتنی بری ہے، جس میں اتنی برائیاں ہیں، اور آپ اتنے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی میں اس کا ممبر ہوں اور ابھی بھی آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں. تو وہی لگتا ہے کہ دیکھیں ذاتی قسم کی کوئی ان کی مجھے لگتا ہے کہ رنجشیں ہیں. جس طرح وہ جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان صاحب کا میں نے میسج شیئر کر دیا، تو یہ تو وہ ہوتی نا کوئی وہ ایسی محبوبہ جس سے شادی نہیں ہوتی تو وہ کہتے کہ میں آج تمہارے سارے میسج شیئر کر دوں گی. تو یہ اس قسم کا جو ہے ان کا چکر مجھے لگ رہا ہے اکبر ایس بابر صاحب کا. باقی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ تو اس کے رپورٹ کے اندر کہیں پہ بھی ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ ہوئی. ہاں کوئی ایسے فنڈز ہیں جن کا اعداد و شمار نہیں ملتے، ان کی سکروٹنی ہو سکتی ہے. ہاں، اور کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کسی ممنوعہ سورس سے لی ہے. اور پاکستان کے آئین کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے جو قوانین کے مطابق اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکی بھی فنڈنگ کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی پاپولر ہے دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیز کے اندر، اور اسی وجہ سے ان کو باہر سے پیسے آتے ہیں. اور میں آپ کو بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کے پیڈ ممبرز ہیں پوری دنیا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، جو ہر ماہ کئی ڈالر، $5، $10، $20 یہ فیس دیتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی باہر سے پیسے آتے ہیں. باقی جس طرح پارٹیز اپنے فنڈ اکٹھے کرتی ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ پھر آپ کو کھوکر پیلس بھی نظر آتا ہے، پھر آپ کو ہر جگہ پہ قبضہ گروپ بھی نظر آتا ہے. تو وہ تو اس طریقے سے پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں. یہ یہاں پہ عام پاکستانی پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں جو ان کو پسند نہیں. بالکل صحیح. اور میں ذاتی طور پر برطانیہ کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو باقاعدہ اپنی سیلری میں سے ایک خاص حصہ جو ہے وہ اپنی فیوریٹ پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ کے اس سے کیا رائے ہے؟ ایک تو یہ بھی ہمیں بتائیے. دوسرا یہ کہ اطہر کاظمی صاحب کے اس نیریٹو میں، ان کی اس پوزیشن میں یقیناً کوئی جھول نہیں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس قدر ناپسند کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی غلط ہے، اس میں یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ خود کو کیوں منسلک ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خود احتسابی کے کانسیپٹ کو لے کر آیا ہوں پی ٹی آئی میں. اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے تو دوسروں کا کیسے کریں گے؟ یور ٹیک آن دیٹ. دیکھیں، میں نے ان کی ساری کانورسیشن سنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی کے سینئر ممبر جن کو اتنا ایک بڑا عہدہ دیا گیا، وہی انہوں نے پارٹی کے خلاف آپ کے بغاوت کر دی. یا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ تاریخ میں ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اپنی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کی، پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں کتنے سالوں سے. یہ بات مجھے بھی لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این بھی انسپائرڈ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس تمام صورتحال کو. اور غالباً شاید ان کی جو انسپریشن ہے شاید وہ ان کے ساتھ بھی کوئی لنکیجز ہیں. تو آئی ڈونٹ رول دیٹ پاسبلٹی آؤٹ. وہ اللہ جانتا ہے، یہ ان کو خود پتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی کوشچنیبل اور گرے ایریاز ہیں تو بالکل وہ پی ٹی آئی کا کام ہے کہ وہ ان ایریاز کو جا کے کلیریفائی کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی پارٹی پرفیکٹ نہیں ہے بھائی. یہاں پہ سینٹ کے ٹکٹ بکتے ہیں، یہاں پہ ایم پی ایس کے ٹکٹ بکتے ہیں. اور میرا خیال ہے، میری اسسمنٹ ہے جو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پارٹی فنڈ میں بہت کم جاتا ہے. وہ جو خاندان ہیں جو ان پارٹیوں کو چلاتے ہیں وہ خاندان وہ مال لے جاتے ہیں، ان کی جیبوں میں غالباً جاتا ہے. تو یہاں مجھے یہ بتایا بابر صاحب کہ یہاں پہ کتنے ارب روپے، کتنے کروڑ ڈالر عمران خان سے اپنی جیب میں ڈالے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے. تو جہاں تک جب بھی آڈٹ اکاؤنٹس کی آڈیٹنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ چیزیں وائڈ ایریاز، گرے ایریاز اور ایسے کوشچن جو ہیں وہ نکلتے ہیں. یہ آڈٹ والوں کا کام ہوتا ہے، یہ اسکروٹنی کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ یہاں کاما نہیں، یہاں فل سٹاپ نہیں، یہاں پہ بینک اکاؤنٹ نمبر، یہ بندے کا نام غلط ہے، شناختی کارڈ نمبر غلط ہے، وغیرہ وغیرہ. میں یہ بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اکراس دا بورڈ
तीनों मेन पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि जितनी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एवरी ईयर इनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनका ऑडिट करे, बिल्कुल, और वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं उनको डिप्यूट किया जाए कि इन पार्टीज की जो है वो आप ऑडिटिंग करें, और हर पार्टी का डिफरेंट होना चाहिए। एक होगा तो वो भी फिर आपको पता है वो चक्करबाजी में आ जाएंगे कंपनी, तो ये ऑडिटिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा अकबर एस बाबर साहब ने बेवफाई की अपनी पार्टी के साथ, ठीक है, बेवफाई तो ब्रिगेडियर साहब देखें, बेवफाई तो चलें आपका हो ही जाता है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, आप छोड़ भी दें, लेकिन इनको एविडेंसेस जो देने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं दिए, जो कि जिसका स्क्रूटनी कमेटी में भी जिक्र है। आपको असूलन पार्टी को छोड़ देना चाहिए, और मैं फिर कहूंगा दिस इज डिसलॉयल्टी टू द पार्टी। कोई पार्टी जो है वो यहां पे 100% नहीं है, इमरान खान खुद 100% नहीं है, पीटीआई के निजाम खुद 100% नहीं है, ठीक है ना जी। तो लिहाजा आप किसी एक दो चीजों को पकड़ लें, ठीक है, वो जाएंगे अपने आप को क्लियर करेंगे। अब उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को क्लियर करें, लेकिन अकबर बाबर साहब ने जो काम किया है, मेरा नहीं ख्याल है इट हैज गॉन वेल विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल सही। अतर काज़मी साहब, चूंकि आप भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो आप भी इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी समझने में मदद दीजिए। स्क्रूटनी कमेटी ने जो बेसिक एतराज उठाया है, एक तो अकबर एस बाबर साहब पे खुद एतराज उठा है कि आप जो सफिशिएंट एविडेंस चाहिए था वो नहीं प्रेजेंट कर सके। दूसरा, कुछ हद तक एक चीज पे दोनों को ही, जिनके खिलाफ ये सारा केस बनाया गया और जिन्होंने किया, दोनों को ही स्क्रूटनी कमेटी ने एक पॉइंट पे कहा कि आप दोनों ने ही एक चीज का सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिया। लेकिन जो एक बहुत बड़ा एतराज कर रही है ये रिपोर्ट, वो ये है कि जिन लोगों को डोनर बताया जा रहा है पीटीआई के, उन में से बहुत से लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स नहीं शेयर की जा रही, उन तक उनकी रसाई नहीं हुई स्क्रूटनी कमेटी की। तो ये तो मुश्किल नहीं होता बैंक स्टेटमेंट किसी भी ऐसे बंदे की चैरिटी के लिए खासतौर पे अगर कोई देता है उस पर्पस के लिए, तो बैंक्स क्या आसानी से शेयर कर देते हैं ये चीज? इसमें कोई बदयांती पीटीआई के एंड पे है या बैंक्स का अपना प्रोसीजर ऐसा होता है? देखिए, बैंक इस हवाले से बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। आप किसी की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और मेडिकल इंफॉर्मेशन बर्तानिया जैसे मुल्क या किसी भी यूरोपीय मुल्क में लेना तकरीबन जो शेयर लाने के मुतरादिफ होता है, और अक्सर आपको या तो कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता है या कोई ऐसी तहकीकाती एजेंसी हो जिसके पास ये इख्तियार हो, तो वो उन तक रसाई हासिल करती है। तो ये कहना कि 10,000, 20,000, 30,000 बंदा हर कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करा दे। दूसरी बात ये होती है कि हर बंदे के अपने फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं। पाकिस्तान और मगरिब के मुआशरे में थोड़ा सा फर्क है। हमारे पाकिस्तान में तो अगर घर के अंदर कोई बंदा 10,000 कमा रहा है या 20 कमा रहा है तो पूरी फैमिली को पता होता है कि इसके क्या अफेयर्स है। मगरिब में होता है कि लोगों की लाइफ अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, उनके अपने प्राइवेट अफेयर्स हैं, पता नहीं कहां से पैसे आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो आपकी हर चीज उसके अंदर आ जाती है कि किसको किसने पैसा दिया, कहां से पैसा आया, किस वक्त आया। तो वो एक तरह से आपके लिए सिक्योरिटी रिस्क भी होता है कि आपकी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कहना कि जी हर कोई आपको ये इंफॉर्मेशन फराहम कर दे, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे। और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से याद आया कि ये जो बैंक्स आसानी से शेयर नहीं करते इंफॉर्मेशन, हॉस्पिटल्स भी इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। नवाज शरीफ साहब ने बताया जाता है जो मुबैना तौर पर उन्होंने जो टेस्ट करवाए बरतानिया जाकर, उन टेस्ट की आज तक कोई भी रिपोर्ट इसलिए किसी के हाथ नहीं लग सकी पाकिस्तान में या बरतानिया में क्योंकि मियां साहब ने वो इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड खाते में रखवाई, जिसकी वजह से वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। बाहर का निज़ाम ऑब्वियसली पाकिस्तान के निज़ाम की निस्बत डिफरेंट होता है। यहां पर वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब, जी आईएसपीआर साहब ने 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की भी डील और एनआरओ के हवाले से जो भी अफवाहें फैलाई जा रही थी उनकी सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि ऐसी खबर जो भी देता है उससे पूछा करें कि किससे डील हो रही है, कौन डील कर रहा है। हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, लास्ट मिनट, क्या कहेंगे, आपकी क्या खबर है? क्या वाकई कोई डील इन द मेकिंग नहीं है या फिर कुछ ना कुछ चल रहा है? डील बबल जो है वो बस्ट हो गई है। बेसलेस स्पेकुलेशंस मल्टीप्लाइड बाय 0। और अब ये देखना है कि शरीफ की अगली स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली क्या होती है, मरीम नवाज की,
مجھے لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے نا ان کی کوشش ہوگی, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ ناکام ہو گیا ہے. انہوں نے اگر کوشش بھی کی ہو تو ایسی کوئی چیز نہ ہونی ہے اور نہ ہو رہی تھی. تو لہذا اب میرا خیال ہے کہ they might again start targeting the military in some form, جس طرح یہ ماضی میں کرتے رہے ہیں. ہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک لیڈنگ نیوز پیپر نے یہ خبر دی تھی کہ سینئر سعودی ایڈوائزر چند دن پہلے نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں لندن میں ملے ہیں. اب وہ کیوں ملے ہیں؟ کیا یہ دوبارہ سعودی کارڈ کھیلنے کے چکر میں ہے جس طرح ماضی میں یہ سعودی کارڈ کھیلتے رہے ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہ سعودیز کا پتا ہوگا یا نواز شریف صاحب کو پتا ہوگا کہ ان کی آپس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے. یاد رکھیں 3 چیزیں ہیں. ایک وہ جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے پاکستان برطانیہ کی, وہ فائنل سٹیج. دوسرا یہ لاہور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ جناب یہ کیوں نہیں شہباز شریف ابھی تک ان کو واپس لے کے آئے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے اپنے ویزا کے معاملات جو ہیں وہ پھنسے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اینی ٹائم فیصلوں کے خلاف آنے والا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت بڑی ڈسپریشن والی حالت میں ہے کہ آپ کیا راستہ اختیار کریں. سعودی عربیہ جائیں, قطر جائیں, کدھر جائیں, پاکستان آئے. جدھر یہ جائیں گے یہ مجھے ان کی جو ہے نا دروازے بند ہی نظر آ رہے, مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک جملہ جی مجھے آپ بتائیں کون ایسا پاکستانی ہوگا بھائی, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور میں سمجھا کے تنگ آ گیا ہوں جو کہ کنوکٹڈ ایبسکونڈر کے ساتھ ڈیل کرے, نیگوسیشن کرے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو بات ہونی بھی نہیں چاہیے پاکستان میں. بالکل. اطہر کاظمی صاحب, یور ٹیک آن دا میٹر. جی بالکل ڈیل ہو چکی ہے, ڈیل بالکل ہو چکی ہے. میاں صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے گا, پر مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے کہ فوج مطالبہ کر رہی ہے کہ کیپٹن صفدر کو آرمی چیف بنا دیں ساتھ. تو میاں صاحب مان نہیں رہے اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں بناؤں گا. تو اس چیز کے اوپر ڈیل پھنسی ہوئی ہے. جب میاں صاحب کی طرف سے ہاں ہو جائے گا تو کیپٹن صفدر کو آرمی چیف اور میاں صاحب کو وزیر اعظم, شہباز شریف صاحب کو صدر بنا دیں گے. تو تب جو ہے یہ فائنل ہو جائے گی. پر مسئلہ وہ آرمی چیف کی پوزیشن پہ پھنسا ہوا ہے. کیپٹن صفدر صاحب فوج مانگ رہی ہے کہ ان کو دیں, میاں صاحب انکار کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ پھنسا. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اطہر کاظمی صاحب نے آخر میں بہت ہی لیفل قسم کی ڈیل کی خبر بریک کر دی. پاکستان میں ڈیل اور نو ڈیل کی خبریں تو چلتی ہی رہتی ہیں. نواز شریف صاحب کی ایک ڈیل ہمیں یاد ہے جب وہ جدہ گئے تھے اور اس ڈیل کے کتنے عرصے بعد تک بھی وہ مانتے نہیں تھے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے, لیکن بعد ازاں when it all came out in the open تو پھر ان کو ماننا پڑا. پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں 7 سال کی ڈیل کر کے میں گیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے حقیقت بتا دی کہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گیا تھا, اور اس کے بعد وہ پاکستانی سیاست میں واپس آ کر فعال ہو گئے. سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کون کس مسند پر بیٹھتا ہے. کیا اپوزیشن عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو پائے گی, یا پھر عمران خان صاحب دوبارہ سے ایک نئی مضبوطی کے ساتھ اپنا نہ صرف یہ ٹینیور پورا کریں گے اور اگلے ٹینیور کی بھی اچھی تیاری کریں گے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اگلا مقدر کا سکندر کون ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.